हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज के इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे स्वागत है गाइस। आज हम लोग एपिसोड नंबर 11 लेकर के आ गए, जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट चल रहा था उसके अंदर बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फाइनली ये वीडियो जो है बहुत दिन बाद यूट्यूब में आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली जो एपिसोड नंबर 10 था वो हम लगभग 2 महीना पहले बनाए थे और फिर ये वीडियो आ रहा है। कुछ रीजंस था, कुछ सारा चीज़ था, स्कैटर्ड था थोड़ा बहुत कुछ, उसको हम समेट करके और आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं। मतलब लाइफ में बहुत कुछ स्कैटर्ड था जिसको हम समेट के आपके लिए, वैसा भी कोई बहुत बड़ा कोई दुख वाला चीज़ नहीं था, लेकिन हाँ बहुत सारा काम था। वो सारा काम को समेटने के बाद हम फाइनली वापस आ गए हैं आपके लिए वीडियो लेकर के। और इसके अंदर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अपने बारे हम बाद में आपको बताएंगे बहुत, पहले आइए इस टॉपिक को जल्दी से हम लोग उड़ाते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम ये प्लान किए हैं आपके लिए कि हम ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट के ऊपर वीडियोस लेकर के आएंगे। तो आप कमेंट करके बताइए कि मतलब फ्रेश, ऐसे तो पहले वीडियो अपलोडेड है लेकिन उसमें कुछ कुछ एरर है कहीं कहीं पर कैलकुलेशन वाला, तो हम एक लिए आपके फ्रेश ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट का वीडियो लेके आएंगे। आप कमेंट करके बताइए आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए, वो आप कमेंट कर सकते हैं, हम सोचेंगे उस बारे में भी सेमेस्टर 1 के लिए, है ना। तो मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर हम लोग को ये आज टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हमको लगता है एक लेक्चर और लगेगा और ये वाला जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट है वो ओवर हो जाएगा। खैर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सुन लीजिए। अगर हम चाहते तो इसके ऊपर 2 घंटा का लंबा वीडियो बना सकते थे, बट वीडियो को शॉर्ट करने के लिए आपको हल्के में थोड़ा कॉपी में भी समझा देंगे। सब चीज बोर्ड में लिख के समझाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम आपको हल्के में थोड़ा कॉपी में भी समझा देंगे ताकि वीडियो थोड़ा छोटा हो जाए और आपको आसान पड़े, मतलब देखने में वीडियो। ठीक है, तो पहले आपको हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज आप समझ लीजिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आपको इसका जो हैंड रिटन नोट्स है, हम बहुत बार ये सब बताए भी है, आपको इसका जो हैंड रिटन नोट्स है वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? लेजेंडरी फिजिक्स नवाज। टेलीग्राम चैनल का नाम लेजेंडरी फिजिक्स नवाज। वहां जाकर के जो भी है इसको आप इसमें आपको हम पढ़ा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन 11 करके, आपको वहां पर इसका पीडीएफ नोट्स हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगा, जो भी हम आपको इसमें पढ़ा रहे हैं। अच्छा, दूसरा बात क्या है इंपॉर्टेंट? दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां पर आपको जब आप फाइल देखिएगा तो फाइल के जब नीचे में जाइएगा तो वहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात, पूरा कंप्लीट करने के लिए टॉपिक, मतलब ऐसे तो हम पूरा सब पढ़ा ही देंगे लेकिन क्वेश्चंस तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि ये तो मैथमेटिकल फिजिक्स है, तो क्वेश्चन तो आपको लगाना पड़ेगा। तो आपको क्या मिलेगा वहां पर? कुछ होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा। और होमवर्क क्वेश्चन ना आप 2 पार्ट में है, ध्यान दीजिएगा। एक है आपका सॉल्व्ड एग्जांपल्स, कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स रहेगा, मतलब क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन के साथ उसका सॉल्यूशन। सॉल्व्ड एग्जांपल उसी को हम बोल रहे हैं, ठीक है, वही होता है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या मिलेगा आपको? कुछ एक्सरसाइज मिलेगा और जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर की भी होगा, वहां पर उसका आंसर की भी होगा। तो ये 2 काम आप जब तक नहीं करिएगा तब तक आप पक्का नहीं हो पाइएगा। तो ये 2 काम कर लीजिए। आइए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं। रात का बज रहा है 12 और 12 मतलब 12 नहीं बज रहा है, 12:20 के आसपास हो रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पहले कि ये होता क्या है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पहचानेंगे, तो पहले ध्यान दीजिएगा। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपका राइट हैंड साइड होता है RHS, वो बराबर होता है 0 के, पहले ये ध्यान देना है। दूसरा और इंपॉर्टेंट बात कि इसमें जो डिग्री होगा, जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में हर एक डेरिवेटिव होगा, सबका डिग्री कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट डिग्री एक्वायर करेगा, तो उसको हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं। एग्जांपल के लिए d2y dx स्क्वायर -5 dy dx प्लस 6y इक्वल्स टू 0, इसको हम लोग बोल सकते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और हेडिंग क्या लिखा है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। होमोजीनियस तो ये है क्योंकि इसका RHS 0 दिख रहा है और डिग्री इसका कितना है? इसका भी डिग्री 1 है। इसका डिग्री कितना है? इसका भी डिग्री 1 है। तो डिग्री तो 1 है दोनों डेरिवेटिव्स का। और होमोजीनियस कैसे है? क्योंकि RHS 0 है और डिग्री 1 है, ये पहचान हुआ होमोजीनियस का। विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, मतलब ये जो आपका ये वाला टर्म है, देखिए इसके आगे टर्म जो कोएफिशिएंट है, ये डेरिवेटिव का जो आगे कोएफिशिएंट है वो कोई कांस्टेंट संख्या है। इसके आगे भी जो कोएफिशिएंट है वो कोई कांस्टेंट संख्या 1 है और इसके आगे भी जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये मतलब है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट का मतलब जितना भी डेरिवेटिव है उसके आगे कोई वेरिएबल नहीं होगा, कोई कांस्टेंट टर्म होगा। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में तो आगे वेरिएबल्स भी हो सकता है, लेकिन यहां पर स्पेसिफिक क्या है? कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो उसको सॉल्व, कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्लियर है ना, इसके आगे वाला कांस्टेंट रहेगा। तो इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालते हैं? तो इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग के पास y मतलब सॉल्यूशन बराबर होता है CF प्लस PI।
CF मतलब आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और PI का मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल, है ना। तो ये वीडियो जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ऊपर बेस्ड होगा। क्यों बेस्ड होगा आपको थोड़ी देर में मालूम चल जाएगा, क्योंकि ये PI 0 हो जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ CF निकालना है इस वीडियो में, है ना। खैर हम लोग इसके बारे में मतलब कि इस टाइप का इक्वेशन का क्या निकालने सीखना है हम लोग को, सॉल्यूशन निकालने सीखना है इस वीडियो में। अब चार टाइप का सॉल्यूशन होता है। कितना टाइप का सॉल्यूशन होता है, 4 टाइप का, ठीक है। मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दिया रहेगा ना, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, 4 तरह का उसमें सॉल्यूशन बनेगा। तो वो चारों टाइप हम आपको फटाफट कॉपी में लेके चलते हैं, फटाफट चारों टाइप डिस्कस कर देते हैं और हम लोग फटाफट क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं कॉपी में, ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और फटाफट ये सीख ले, ठीक है। और बाकी हम तो अपने बारे आपको बताते रहेंगे ही रहेंगे। तो आइए हम लोग वापस चलते हैं। बहुत लोग कमेंट कर रहा था, हमको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग वापस आते हैं फटाफट, ठीक है। आइए चलते हैं फटाफट। तो यहां पर आप देखिए फटाफट गाइस कि यहां पर पहले हम लिख दिए हैं कि हम लोग को पढ़ना है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो ये बात वही हम लिख दिए कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उसमें RHS 0 होता है, नॉन होमोजेनियस में तो खैर RHS 0 नहीं होता है। तो यहाँ पर हम आपको बताए हैं कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए डिस्कशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऐसा है ना कि किसी भी मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जब हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो उसको y से लिखते हैं। और वो सॉल्यूशन में दो चीज़ होता है, एक होता है CF और दूसरा होता है PI, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ऐसा है कि जब हम लोग बात कर रहे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको हम बताएं कि उसका RHS कितना होता है, 0, मतलब राइट हैंड साइड उसका 0 होता है। तो अब अगर आप देखिएगा तो जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको एक बार हम लिखते हैं। तो इसका इक्वेशन क्या है, d2y/dx² प्लस 5dy/dx प्लस 6y प्लस मान लीजिए लेते हैं इक्वल टू 0। अब आप देखिए कि ये जो CF है उसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो वो तो निकालने हम सिखाएंगे आपको। लेकिन PI का ना एक फॉर्मूला होता है। PI का फॉर्मूला क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है 1/f ऑफ d और यहां x होता है। अब ये x क्या होता है, ये जो RHS साइड होता है, RHS, उसी को हम लोग बोलते हैं x। तो ये जो PI है, ये f ऑफ d तो छोड़ दीजिए, इसको अभी आपको बताने का जरूरत नहीं है यहाँ पर, लेकिन एक x भी होता है ये PI का फॉर्मूला में, पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला में। तो यहाँ पर ये x जो होगा ना, ये 1/f ऑफ d इंटू 0, तो ये x का वैल्यू 0, तो इसलिए जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो कितना आएगा, 0। यानी एक बात समझ में आया कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट में आपको कभी भी PI का जरूरत नहीं है। तो मतलब आप लोग देयरफॉर आप लोग y बराबर सिर्फ क्या लिखिएगा, CF, क्योंकि PI हमेशा कितना होगा, 0, क्योंकि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमेशा RHS कितना होगा, 0 होगा। तो मतलब इस वाले लेक्चर में जो भी आप सीखिएगा वो सिर्फ किसके बारे सीखिएगा, सिर्फ और सिर्फ CF के बारे। क्लियर है। आइए देखते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पर जैसे हम कुछ आपको एग्जाम्पल दे दिए विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, अभी आपको हम समझाए भी थे। यहाँ पर कांस्टेंट कोएफिशिएंट RHS 0, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये भी आपका हो गया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, क्योंकि इसका भी RHS 0 है। और यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट और ये भी कैसा हो गया, कांस्टेंट कोएफिशिएंट। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं जो 4 रूल हम लोग को सीखना है अलग अलग फॉर्म का पढ़ने के लिए। अब हम लोग समझते हैं कि कैसे होगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये तो आपको हम समझा दिए कि इसका जो सॉल्यूशन होगा ये वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगेन एक बार हम लिख दिए हैं कि जो इक्वेशन है इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो CF और PI का सम के बराबर होगा। और इसमें जो PI है उसमें x भी होता है, तो x मतलब ये वाला टर्म, तो x कितना हो जाएगा, 0। तो ये x 0 होने से ये पूरा PI कितना हो जाएगा, 0। तो हम लोग सिर्फ किससे बच जाएंगे, CF से बच जाएंगे, ठीक है, खाली CF बच जाएगा मतलब। तो हम लोग को बस CF निकालने सीखना है। तो यहाँ वही हम लिखे हैं मेथड्स ऑफ फाइंडिंग CF। तो सबसे पहले ना आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। आगे ये टॉपिक समझने के लिए पहले आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है वो समझना पड़ेगा। जैसे आप देखिए ये वाला आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, तो इसको हम यहाँ बगल में लिख लिए, ये इक्वेशन लिख लिए बगल में। फिर ये इक्वेशन आप देखिए, ये जो आपका d/dx है उसके जगह d/dx जो है, और ये डबल डेरिवेटिव है तो यहाँ पर 2 लगा दिए पावर, यहाँ पर y, और ये जो आपका d/dx² है उसको लिख लिए कैपिटल D। सिमिलर वे में ये जो आपका d/dx था उसके जगह भी हम लिख लिए कैपिटल D, और यहाँ पर जो बाकी सब था एज इट इज लिख लिया इक्वल टू 0। कैपिटल D समझ गए होंगे ना क्या है यहाँ पर, ठीक है। अब ऐसा है कि यहाँ से y कॉमन था तो कॉमन ले लिए इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या होगा ना कि आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो आपका टर्म है वो सिर्फ फंक्शन ऑफ d है, तो इसी को f ऑफ d बोलते हैं, फंक्शन ऑफ d। और यहाँ पर ये y को आप कहाँ भेज सकते हैं, नीचे भेज सकते हैं। तो y को जब नीचे भेज दीजिएगा तो वो 0 हो जाएगा।
और बचेगा सिर्फ ये वाला टर्म। तो आप ध्यान दीजिए, ये वाला टर्म में जो आपको डी दिख रहा है ना, उसके जगह पे आप लिख दीजिए एम। अभी जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे समझिए, ये डी के जगह क्या लिख दीजिए एम, और ये डी के जगह भी एम, और बाकी ये ऐसे ही, और ये वाई नीचे जाके कितना हो गया 0। तो ये आपको मिल जाएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ना एम के टर्म में जो लिखा हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। और ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बना कैसे? तो पहले हम लोग डेरिवेटिव को डी से रिप्लेस किए, फिर ये डी को किससे रिप्लेस किए? एम से। तो मतलब कुल मिला के ये डी को हमको किससे रिप्लेस करना पड़ता है? एम से रिप्लेस करना पड़ता है, तब जाके क्या बनता है? इसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो वही बात देखिए हम यहां पर लिखे, द ऑक्सिलरी इक्वेशन कैन बी रिटन बाय रिप्लेसिंग डी बाय एम। तो ऐसे आपको करना है, हमेशा हमेशा आपको हर स्टेप में करना पड़ेगा। तो यहां पर हम दिखा दें आपको पूरा डिटेल स्टेप। यहां पर देखिए शॉर्ट में आप करके दिखाएं। ये रहा आपका इक्वेशन, और यहां पर जो आपको दिख रहा है d2y/dx², उसके जगह हम लिख दिए m²। ठीक, उसके बाद क्योंकि y y y कॉमन जाके क्या हो जाएगा? 0। और उसके बाद यहाँ पर 5, और यहाँ पर dy/dx की जगह m लिख दिए। dy/dx की जगह m नहीं लिखे, यहाँ पर आपको हम समझा दिए डिटेल में। y असल में नीचे जाके कितना हो गया? 0। ठीक, और ये 6 ऐसे ही। तो ये आपको मिल गया ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऐसे ही आपको हमेशा ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करना है, उसके बाद आगे सॉल्यूशन निकालना है इस टाइप का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का। आइए अब हम लोग सवाल पे चलते हैं, ये बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर जैसे आपको हम बताए थे कि CF का 5 केस आएगा, 5 अलग अलग टाइप का CF निकलता है। मतलब आपका जो सॉल्यूशन होता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो 4 टाइप का निकल 5 हम बोल दिए, सॉरी 4 टाइप का निकलता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग पहला टाइप का पढ़ रहे हैं, ये आपका टाइप हो गया, और उसका हम एग्जाम्पल बताएंगे। जैसे आप पढ़े भी होंगे कि जैसे हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं तो उसमें रूट्स निकालते हैं, सिमिलर वे में वैसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, रूट्स रियल एंड अनइक्वल। एक केस होगा जिसमें रूट्स रियल होगा और अनइक्वल होगा। कैसे निकलेगा हम बताएंगे, बाकी ये सॉल्यूशन लिखने का तरीका हुआ है ना। अभी आपको हम क्वेश्चन के थ्रू बताते हैं, वापस बाद में इसमें आएंगे। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपका इस वीडियो का। तो यहाँ पर आप देखिए ये आपका लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसको पहले किस में कन्वर्ट करना है? फटाफट ऑक्सिलरी फॉर्म में। आप एग्जाम में फटाफट पहचान लीजिएगा कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये क्या है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तभी जो आपको हम स्टेप्स बताने जा रहे हैं आपको उसको फॉलो करना है। तो यहाँ पर ये आपको d/dx दिख रहा होगा, उसकी जगह हम m लिख दिए, यहाँ पर स्क्वायर था उसको कॉपी कर दिया, बाकी सब एज इट इज। उसके बाद इसको ना आपको थोड़ा सा स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। स्प्लिट करने के बाद आपका कुछ ऐसा रूट्स आएगा, है ना। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप लोग को आता होगा, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने के बाद ये इसका रूट्स आएगा। करने आता है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाए यहाँ पर हम। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि m-2 आया और m-3, ये 2 रूट्स आया है इसका। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि m का वैल्यू कितना आ रहा है 2, और m का वैल्यू एक और कितना आ रहा है 3। तो 2 वैल्यूज आया है m का, तो 2 वैल्यूज आया है m का। तो इस टाइप इसका जो ऐसा रूट्स आ रहा है ना, ये रूट्स कैसा है? अनइक्वल। पहली बात तो ये रूट्स कैसा है? अनइक्वल है, और अनइक्वल होने के साथ साथ ये रियल भी है। रियल मतलब एक रियल नंबर है। तो जब रूट अनइक्वल रहे, मतलब वैल्यू इक्वल ना आए और एक रियल नंबर रहे, तो हम लोग को इसका सॉल्यूशन जो है इस टाइप का होमोजीनियस का सॉल्यूशन ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है? y बराबर कुछ कांस्टेंट e का पावर m1x प्लस कुछ कांस्टेंट e का पावर m2x प्लस डॉट 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 कुछ कांस्टेंट ऐसे करके। तो इसका कितना वैल्यूज आया? 2 वैल्यूज आया। तो देखिए हम लोग यहाँ पर कुछ कांस्टेंट e का पावर m1x, कुछ कांस्टेंट e का पावर m2x, जहाँ पर m1 m2 जो हम लोग 2 वैल्यूज स्प्लिटिंग के बाद निकालते हैं वो है। तो m1 निकला 2 तो 2 लगा दिए, m2 निकला 3 तो यहाँ 3 लगा दिए। तो ये मेरा हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर है? बहुत क्लियर, आई एम वेरी क्लियर। कहीं डाउट है आप दोबारा रिमाइंड करके देखिए। ये पहला टाइप का केस हुआ जिसमें रूट्स कैसा होता है? रियल। देखिए रियल आया था ना रूट, क्योंकि रियल नंबर है, और अनइक्वल क्योंकि दोनों का वैल्यू कैसा है? इक्वल नहीं है। तो ऐसे सॉल्यूशन डायरेक्ट हम लोग बैठाएंगे इसमें। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप पे आपका देखिए यहाँ पर ना आपको एक हम क्वेश्चन दे दिए होमवर्क के लिए। अभी जैसे जो आपको हम पढ़ाएं उसके ऊपर जस्ट वैसे ही सेम टाइप का एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दिए हैं। इसको हम सॉल्व भी कर दिए, पहले इसको ऑक्सिलरी में चेंज किए, स्प्लिट किए, रूट निकाले, फिर उसमें बैठा दिए। अनइक्वल मिला रूट, अनइक्वल आपको दिख रहा होगा, और अनइक्वल के साथ साथ ये जो 2 रूट है ये दोनों रियल भी है, तो इसलिए हम फटाफट इसमें बैठा दिए। तो ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए यहाँ पर होमवर्क हम लिख दिए, सेम जैसा पढ़ाएं उसी के ऊपर, स्प्लिटिंग यहाँ साइड में कर दिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं केस नंबर 2 के ऊपर। केस नंबर 2 ऐसा है जिसमें मेरा रूट्स रियल होता है। रियल तो होता है लेकिन इक्वल होता है। रियल मतलब रियल नंबर आएगा लेकिन रूट इक्वल आएगा। तो पिछले वाला जो केस था उसी का ये कंटिन्यूएशन है। इक्वल आने पे क्या होगा, जो e का पावर m1x था उसको आप कॉमन ले लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन के थ्रू इसको हम समझाते फिर वापस ये वाला दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे एक क्वेश्चन है d2y/dx² माइनस 6dy/dx प्लस 9y इक्वल्स टू 0। पहले आपको इसको फटाफट किस में कन्वर्ट कर लेना है? ऑक्सिलरी फॉर्म में। ध्यान देना है आपको ये कि रूट जैसा आएगा उसी हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा केस यहाँ पर
चलेगा। तो यहाँ पर पहले d2y/dx² की जगह हम लोग लिख लिए m², फिर ये माइनस ऐसे ही का ऐसे ही, 6 ऐसे ही का ऐसे ही, और ये वाले की जगह उतार दिए m, और यहाँ पर ये 9 ऐसा ही का ऐसा ही। y कहाँ चला गया वो आपको हम समझा दिए थे, कॉमन लेके उधर जाके 0 हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर आपको ये वाला जो है इसका जो आपको रूट मिलेगा ना, स्प्लिटिंग करने के बाद आपको मिलेगा m बराबर 3,3, दो रूट्स मिलेगा, दोनों इक्वल रूट मिलेगा। तो इक्वल रूट मिला इसका, तो इक्वल रूट मिला, इसीलिए जो आपका सॉल्यूशन था पीछे हम ये वाला चिपका दिए। यहाँ पर देखिए y बराबर C1 C2x, और ये जो आपका e रहेगा वो कॉमन चला जाएगा। तो यहाँ पर हम वही किए, देखिए यहाँ पर C1 + C2x e का पावर 3x, ठीक है। अब दो क्यों लिए, क्योंकि दो ही इक्वल रूट आ रहा है, इसलिए दो तक गए यहाँ पर, और बाकी और रहता तो हम आगे चलते जाते हैं, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, बताइए, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, ये वाला कैसे हुआ, अगर इसमें डाउट है तो ये बता देते हैं आपको हम। अगर इसमें डाउट है तो देखिए यहाँ पर बता देते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं m² - 3m - 3m + 9 = 0। तो इसमें से आप देख सकते हैं m कॉमन जा रहा है, तो इसको लिखेंगे m - 3 और यहाँ पर m - 3 = 0, स्प्लिटिंग कर दिया इसको, ठीक है, ये वाले को। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कि m - 3 एक रूट मिल रहा है और एक और मिल रहा है m - 3 = 0। तो आपको देख सकते हैं कि m बराबर 3 आ रहा है और एक और जो m है वो भी किसके बराबर आ रहा है, 3 के। तो इसलिए हम ये वाला फिर बैठा दिए रूल नंबर 2 वाला। कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 में लिखा है रूट्स कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स एंड नॉट रिपीटेड, मतलब रूट रिपीट नहीं हो रहा है और कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर इन्वॉल्व हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, यहां पर ऐसा कुछ मिलता है a cos βx + b sin βx, और यहां पर e का पावर α x मिलता है। समझाएंगे। यहाँ पर a का मतलब कॉन्स्टेंट्स होगा और b का मतलब यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स होगा और यहाँ पर आयोटा, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये a और b, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब कोई भी वैल्यू ऑक्यूपाई कर सकता है, कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू ये लोग का आ सकता है, ठीक है। और अल्फा जो होगा, ये अल्फा यहाँ पर जो दिख रहा है ये रियल पार्ट होगा, मतलब यहाँ पर कोई रियल नंबर होगा। और जो बीटा होगा उसमें आपको क्या दिखेगा, कोई इमेजिनरी, मतलब ये एक इमेजिनरी पार्ट होगा। तो अगर इसका जो आपको दिख रहा है ना रूट कैसे आएगा, तो आप देखिए, आपको पता होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। अल्फा एक पार्ट होता है रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है। तो जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें बीटा रहेगा और रियल पार्ट में अल्फा। इसको आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाएंगे, ऐसे देखने से समझ में नहीं आएगा। आइए क्वेश्चन लेते हैं, फिर इस पे वापस आएंगे। देखिए, तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये वाला एक क्वेश्चन है, ठीक है। फिर हम इस पे भी आएंगे, रूल नंबर 4 भी यहीं लगा दिए। हालांकि रूल नंबर 4 रूल नंबर 3 का ही कंटिन्यूएशन है, बेसिकली दो ही रूल है, उसी का एक्सटेंशन है ये सब, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, उससे समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था d2y/dx² + 4y = 0, ठीक, ये क्वेश्चन था। अब यहाँ पर ऐसा है कि अगर आप इसको ऑक्सिलरी फॉर्म में लिखिएगा तो ये m² हो जाएगा + 4y, तो आपको पता है उधर जाके हो गया 0, ये ऑक्सिलरी फॉर्म हो गया। अब यहाँ से अगर आप m निकालिएगा तो ये 4 को यहाँ भेजिएगा, -4 हो जाएगा। स्क्वायर इधर भेजिएगा तो इसमें क्या आ जाएगा, रूट। और रूट भेजने के बाद ये देखिए, रूट जब जाएगा इसमें नेगेटिव में तो 2 तो आ जाएगा, लेकिन ये रूट इधर जाने के बाद ये एक इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। कैसे बनेगा थोड़ा हम बता देते हैं आपको। यहाँ पर ये m बराबर हो गया -4 अंडर रूट, तो यहाँ पर ये आ जाएगा m अंडर रूट तो रहेगा, लेकिन देखिए यहाँ पर माइनस आ रहा है। माइनस रूट के अंदर जब आता है तो वो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। तो जहाँ पर आपको दिख रहा है माइनस, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, मतलब ऐसे 4 × -1 ऐसे लिख सकते हैं। तो जहाँ पर आपको दिख रहा है -1, उसकी जगह आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 4 तो ऐसा ही रहेगा और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आयोटा आ जाएगा बाहर, मतलब अंडर रूट 4 आयोटा। तो यानी कि जब इसको से 4 हटेगा यहाँ से तो आ जाएगा +-2 आयोटा, यानी कि m का वैल्यू आया +-2 आयोटा। लेकिन आप देख सकते हैं आयोटा कैसे आया, क्लियर है ना, यहाँ पर बता दिया आपको हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको पता है कि जो हम लोग कॉम्प्लेक्स रूट को दिखा रहे थे, कॉम्प्लेक्स रूट को दिखाने का तरीका था अल्फा + आयोटा बीटा, पीछे लिखे थे हम आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ +-2 आयोटा आ रहा है, मतलब कोई रियल पार्ट नहीं है। मतलब ये जो अल्फा है उसका वैल्यू कितना है यहाँ पर, 0, कोई अल्फा नहीं है यहाँ पर, इसलिए अल्फा को हम 0 डाल दिए। लेकिन बीटा कितना है, बीटा 2 है, तो बीटा को हम डाल दिए 2। बीटा जो रहेगा वो इमेजिनरी पार्ट के साथ रहता है, तो बीटा 2 हो गया। अब इसका जनरल सॉल्यूशन का आपको इक्वेशन याद रखना पड़ेगा, जो कि प्रीवियस पेज में दिया हुआ था, ठीक है। e का पावर α(x) c1 cos βx + c2 sin βx, जहां पर c1 c2 क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो यहां पर अल्फा का वैल्यू कितना है, 0, तो ये 0 हो जाएगा आपका। और यहां पर c1 cos बीटा का वैल्यू कितना है, 2, तो बीटा का वैल्यू 2 और यहां भी बीटा का वैल्यू
2। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये e का पावर 0 कितना हो जाएगा 1, तो c1 cos 2x c2 sin 2x, तो ये आपका हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यहाँ पर कैसे हुआ क्लियर है ना, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा कोई था नहीं, मतलब यहाँ पर सिर्फ आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट था, तो मतलब इमेजिनरी पार्ट या कॉम्प्लेक्स जो भी आप कह लीजिए, इमेजिनरी पार्ट कह सकते हैं, उसको डालें तो क्लियर है ना ये कैसे हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं नेक्स्ट हम लोग सवाल पे, ये 4 नंबर था। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक और क्वेश्चन यहाँ पर 2 लिया है आपको और अच्छा समझाने के लिए। तो यहाँ पर जैसे एक और आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको पहले इसको ऑक्सिलरी फॉर्म में इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगेन दिस इक्वेशन इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट आगे का कांस्टेंट है और RHS 0 है, तो ये होमोजीनियस हो गया। और इसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें सिर्फ CF निकलेगा क्योंकि PI 0 होगा। तो इसका हम लोग यहाँ पर इसका हम लोग लिख लिए ऑक्सिलरी फॉर्म, यहाँ पर m लिखें, उसका स्क्वायर लगाएं, फिर ये वाला भी लिख लिए, और ये जो आपका y था वो तो इधर y कॉमन जाके 0 हो जाता है, तो ये आपका बच गया। अब अगर आपको इसका निकालना है रूट्स, तो सबसे पहले रूट के लिए आप पढ़े होंगे, इसको तो डायरेक्ट आप स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनांट मेथड यूज़ करेंगे और ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, m बराबर -b प्लस माइनस √(d/2) है, ये आप 10th क्लास में करते थे। यहाँ पर d का वैल्यू हम लोग डालेंगे b² - 4ac, ठीक है। तो यहाँ पर जो था b का वैल्यू यहाँ पर कितना था 1, तो b के जगह डाल दिए 1, b के आगे 1 हो ना यहाँ पर, तो b का वैल्यू 1 डाल दिए। फिर यहाँ भी b का वैल्यू 1 फिर a यहाँ पर इसके आगे जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है, तो a यहाँ पर 1 है, तो इसलिए a भी जगह 1, और c भी कितना है 1, तो c भी 1, और यहाँ पर नीचे में a का वैल्यू फिर कितना है 1, तो ये आ गया। फिर ये हो जाएगा -3। अब -3 जो है ये -1, आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो यहाँ पर -1 था, उसकी जगह आयोटा स्क्वायर लिख दिए। तो आयोटा स्क्वायर लिखने के बाद स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो स्क्वायर रूट कटेगा। आप देखिए यहाँ पर आपको हम इस m को इससे कंपेयर कर दिए हैं, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा से, तो इस बार देखिए अल्फा भी आ रहा है, इस बार देखिए बीटा भी आ रहा है, ठीक है। तो अल्फा कितना आ रहा है -1/2, तो अल्फा -1/2, और बीटा जो है वो आपका इमेजिनरी की तरफ आता है, तो ये बीटा आ रहा है आपका √3/2, क्योंकि ये आयोटा तो फ्री हो जाएगा ना रूट से, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो बीटा का वैल्यू √3/2, तो ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब इसका जनरल सॉल्यूशन का ये फॉर्मूला होता है जो आपको हम अभी थोड़ा देर पहले भी बताए थे, y बराबर e का पावर अल्फा x ब्रैकेट में c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। तो यहाँ पर अल्फा के जगह -1/2, बीटा के जगह √3/2, ये बीटा के जगह भी √3/2, और ये आपका हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका m है वो कैसा आ रहा है, ऑक्सिलरी फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, m कैसा आ रहा है उसको देखिए, कॉम्प्लेक्स आ रहा है, रियल आ रहा है, कैसा आ रहा है, उस हिसाब से फॉर्मूला में बैठाइए बहुत ही आसानी तरीके से। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका 4th फॉर्म लिखा था, ये भी आपका यहाँ पर देखिए क्या है, रूट्स कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेड, मतलब जब बार बार रिपीट करे रूट, तो जब बार बार रिपीट करेगा तो e का पावर अल्फा x ऐसे ही लिखना है, a1 प्लस a2 प्लस ये कितना टाइम्स रिपीट कर रहा है ना, r टाइम्स, r का मतलब है कितना नंबर ऑफ टाइम्स वो रूट रिपीट कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो ये वाला आपका हो गया उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म, फिर ये वाला जो आपका है यहाँ पर भी कितना टाइम्स रूट रिपीट कर रहा है वो डालना है, और साइन बीटा एक्स, तो जितना टाइम रूट रिपीट करेगा उसको यहाँ डालना है, बाकी होल कॉमन में कौन होगा, e का पावर अल्फा एक्स। यहाँ पर ऐसा था ना, यहाँ पर जो आपको हम पीछे पढ़ा रहे थे इसमें बस आपका ये वाला जो था फॉर्मूला इसमें a और b बस एक बार था कांस्टेंट, a और b आर्बिट्री एक था, लेकिन जब बहुत बार रिपीट होने लगे ना, नॉट रिपीटिंग था, ये नॉट रिपीटिंग के लिए था, लेकिन बार बार जब रिपीट होने लगे वही चीज़ दोबारा बार बार, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी आपको समझ में आया होगा, अगर कहीं पर दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। हो सकता है ये लास्ट वाला पार्ट अगर आपको समझने में दिक्कत हुआ हो तो इसके ऊपर हम क्वेश्चन दिए हैं आपको, ठीक है, तो आप क्वेश्चन बना करके उसको समझ सकते हैं। बाकी जितना इसमें था उसको हम आपको पढ़ा दिए, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए जितना कम से कम में ईजी वे में एक्सप्लेनेशन हो सकता था हम आपको दे दिए। फिर भी कहीं डाउट है तो आप बताइए, हम देखते हैं उसका कितना बेस्ट पॉसिबल जो भी हम कर सकते हैं। और यहाँ पर बाकी हम कर दिए जितना था, और इधर भी बता दिया आपको, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास जो है इसके आगे का जो टॉपिक है शायद पर्टिकुलर इंटीग्रल है इसके बाद, ठीक है, तो या नहीं पर्टिकुलर नहीं, इसके बाद रॉन्स्कियन है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय बाय।